हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के हमारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे और फोकस कर रहे होंगे अपने पढ़ाई पर। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स। और फिजिक्स का हम पहले चैप्टर जो है मात्रक एवं मापांक, इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको हम कवर करने वाले हैं, जिसमें जो कुछ भी आपके महत्वपूर्ण परिभाषा हो, नियम हो, न्यूमेरिकल हो, सब हम आपको कराएंगे। ठीक है ना। मतलब एक वीडियो में पूरी तैयारी हम इस चैप्टर को कराने वाले हैं। याद रखेंगे, मैं जानता हूं कि अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी भी आने वाली है, तो हम अर्धवार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये हम पहले तो फिजिक्स के पूरे हम चैप्टर करा देंगे, लगभग 5-6 चैप्टर करा देंगे, और केमिस्ट्री के भी 5-6 चैप्टरों का वन शॉट वीडियो इंपॉर्टेंट वाले हम करा देंगे, जिससे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा पहले कंप्लीट अच्छे तरीके से कर लें, और उसके बाद हम फाइनल परीक्षा के लिए भी आगे के जो वन शॉट होंगे उसको भी हम कराएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मात्रक एवं मापांक। इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर है हमारा। मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर की सभी महत्वपूर्ण मतलब संपूर्ण अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कराने से पहले एक डाउट है जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, इससे पहले अभी हमने कल नहीं परसों हमने कराया था जो चैप्टर का नाम है भौतिक जगत। ठीक है ना। मैं देखा कि जब मैंने भौतिक जगत जो चैप्टर है इसको कराया था, तो जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, मोस्टली जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों हैं, उन्होंने हमें कमेंट किया था कि सर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मैं जानता हूं भैया कि यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ये चैप्टर, फिर भी हमने भौतिक जगत जो चैप्टर है वो हमने कराया था। ठीक है ना। क्योंकि यूपी बोर्ड में नहीं है तो जरूरी थोड़ी ना है कि अदर्स किसी भी बोर्ड में होगा ही नहीं। बहुत सारे बोर्ड में भौतिक जगत जो चैप्टर है वो है। अब भौतिक जगत चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको अगर आप डीप में पढ़ते हैं, जो हमने वीडियो में कराया है, तो आपको बहुत सारी अच्छी नॉलेज मिलेंगी जो क्लास 12th के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है ना। तो इसीलिए वो सभी स्टूडेंटों को भौतिक जगत जो चैप्टर उसको पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात मैं बता दूं, मैं खुद यूपी बोर्ड से हूँ, अब मैं यूपी के खुद ही हूँ, तो मुझे नहीं पता होगा, तो मुझे पता है दोस्त। फिर भी मैंने आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो या कहीं के भी स्टूडेंट हो, किसी भी बोर्ड के, बिहार, एमपी बोर्ड, राजस्थान, झारखंड, सभी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। और यूपी बोर्ड वाले तो पढ़ेंगे ही, क्योंकि मैं खुद यूपी बोर्ड वाला हूं भैया। तो चलिए, तो यहाँ पे हमारा पहला जो क्वेश्चन आता है इसको हम कवर करा देते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन यही है कि भौतिकी क्या है और इसके क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको भौतिक जगत चैप्टर में भी हमने कराया था। तो भौतिकी क्या है? भौतिकी का मतलब भौतिक विज्ञान, मतलब फिजिक्स क्या है जी। तो उसमें भी हमने यही परिभाषा बताया था। फिजिक्स का परिभाषा हमने क्या बताया था? हमने फिजिक्स की परिभाषा यही बताया था दोस्त कि भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान, विज्ञान की क्या है? विज्ञान, भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जिसके अंतर्गत पदार्थों का, पदार्थ का, ऊर्जा का, स्थान का और समय का, इनके सभी के, इनके आपसी संबंधों का भी हम अध्ययन करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। मतलब फिजिक्स जो भौतिक विज्ञान है वो एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम पदार्थ का, ऊर्जा का, स्थान का, समय का अध्ययन करते हैं, और इनकी संबंधों का भी, इनके रिलेशन का भी हम अध्ययन करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि पदार्थ कैसे बने हैं, क्या क्या है, उन सभी का अध्ययन करेंगे। ऊर्जा कैसे बना है, कैसे निकलता है, ठीक है, इसका अध्ययन करेंगे। स्थानों का अध्ययन करेंगे कि किस स्थान पे क्या पाया जाता है, क्या नहीं, उन सभी का। समय का अध्ययन करेंगे कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, गुरुत्वाकर्षण कम है, तो यहाँ पे समय कितना है, गुरुत्वाकर्षण कहीं अधिक हो जाते हैं, वहाँ पे समय कितना है। तो इस तरीके से इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। ऐसा भी इनके संबंधों का भी हम अध्ययन करेंगे, केवल इनका ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि पदार्थ को हम ऊर्जा के रूप में बदल सकते हैं और ऊर्जा को पदार्थ के रूप में बदल सकते हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पदार्थ और ऊर्जा के बीच जो संबंध है, ये सब अध्ययन हम करेंगे, वही हमारा फिजिक्स कहलाता है। तो अब आप परिभाषा कर देंगे कि नहीं, कि क्या कहेंगे कि भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है, या भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ,
ऊर्जा, स्थान और समय का अध्ययन किया जाता है तथा उनके आपसी संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। वही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भौतिकी, मतलब यहाँ पे भौतिकी रहेगा, भौतिकी कर दें या भौतिक विज्ञान डायरेक्ट लिख दें। तो भौतिकी वह विज्ञान है जिसमें पदार्थ, ऊर्जा, स्थान, समय और उनकी आपसी क्रियाओं या आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है या करते हैं, तो उसी को हम भौतिकी कहते हैं। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि भौतिक विज्ञान का डेफिनेशन, परिभाषा तैयार हो गया होगा। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि भौतिक विज्ञान के जो जनक है, मतलब भौतिक विज्ञान के जो पिता हैं या फादर ऑफ फिजिक्स हैं, वो कौन है? एल्बर्ट आइंस्टीन हैं। ठीक है ना। एक और बात मैं बता दूं, ये एल्बर्ट आइंस्टीन मॉडर्न फिजिक्स के पिता हैं। अगर कोई ऐसे पूछ दे कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता कौन हैं या आधुनिक समय के फिजिक्स के पिता कौन हैं या मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? एल्बर्ट आइंस्टीन। परंतु यदि आपसे कह दिया जाए कि क्लासिकल फिजिक्स मतलब अर्थशास्त्री, मतलब हम ये कह सकते हैं चीर सम्मत भौतिकी के पिता कौन हैं या क्लासिकल फिजिक्स के पिता कौन हैं, तो याद रखेंगे न्यूटन साहब हैं। अब इन सभी पर हमने डिटेल में जो पहला चैप्टर जो है भौतिक जगत, उसमें हमने डाउट सब क्लियर किए हैं। फिलहाल आप इतना याद रखिए, भौतिक विज्ञान के पिता कौन है? एल्बर्ट आइंस्टीन है। उसके बाद आता है भौतिक विज्ञान के मुख्य क्षेत्र। अब मुख्य क्षेत्र कहें या भौतिक विज्ञान के प्रकार पर बात करें तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं। मुख्यतः दो प्रकार हम बता दें तो एक है क्लासिकल फिजिक्स, एक है मॉडर्न फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत यहाँ पे हमने बता दूं, सबसे पहली बात तो देखिए फिजिक्स के यहाँ पे हमने 5 इस तरीके से स्टेप में बांट दिया है। अब एक एक करके समझिएगा। सबसे पहले यांत्रिकी है। यांत्रिकी के अंतर्गत क्या करते हैं? तो कोई भी पदार्थ है वो किस प्रकार गति कर रहा है उसका अध्ययन करेंगे, तो ये यांत्रिकी के अंतर्गत आ जाएगा। बल, कितना किस पर क्या बल लग रहा है, बल के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वो यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा आ जाएगा तरंग और ध्वनि। तरंगों के बारे में, ध्वनि के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो तरंग और ध्वनि के अंतर्गत आएगा। गुरुत्वाकर्षण, ग्रह और पिंडों की गति के बीच अध्ययन करेंगे तो वो गुरुत्वाकर्षण के बीच आ जाएगा। विद्युत और चुंबक के बीच अगर हम अध्ययन करते हैं, बिजली और चुंबक का अध्ययन, तो वो हमारे विद्युत और चुंबकत्व के अंतर आएगा। आधुनिक फिजिक्स जो है मॉडर्न फिजिक्स, इसमें परमाणु, अणु और कण का, मतलब अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन करेंगे, वो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि देख लीजिए, समझिएगा बात को। पहला यांत्रिकी, तरंग और ध्वनि, गुरुत्वाकर्षण और विद्युत और चुंबकत्व, ये जो चारों हैं ना, ये हमारे हैं क्लासिकल फिजिक्स। अगर मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं तो फिजिक्स के दो प्रकार से, दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा क्लासिकल फिजिक्स, एक है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। थोड़ा सा मैं फास्ट लिख रहा हूं इसलिए राइटिंग पर मेरा फोकस उतना नहीं है दोस्त, ठीक है ना। तो देखिए फिजिक्स के मुख्य जो क्षेत्र हैं, मुख्य भाग है, ये यही है क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है ना। क्लासिकल को हम शास्त्रीय भौतिकी कहते हैं और मॉडर्न को हम क्या कहते हैं? आधुनिक भौतिकी कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में ही ना ये चारों आ जाएंगे, यांत्रिकी, तरंग और ध्वनि, गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबक। इन चारों का अध्ययन हम क्लासिकल फिजिक्स में करते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स जो आधुनिक भौतिकी है, इसमें परमाणु, अणु और कण का अध्ययन हम करते हैं। मैं बता दूं ये दोनों फिजिक्स के ही तो प्रकार है ना। तो क्लासिकल फिजिक्स के जो पिता हैं वो न्यूटन साहब हैं, और जो एल्बर्ट आइंस्टीन, इसके मॉडर्न फिजिक्स के जो पिता हैं वो आइंस्टीन है। मतलब क्या है इसका? तो 1905 ईस्वी से पहले जितने भी फिजिक्स के बारे में हमने जाना, क्या क्या हमने जाना? जैसे कि यांत्रिकी के बारे में, बल और गति के बारे में जाना, ध्वनि और तरंगों के बारे में जाना, ग्रह और पिंडों के बारे में जाना, बिजली और चुंबक के बारे में जाना, ये सब 1905 ईस्वी से पहले हमने जान चुके थे। तो उस समय का जो भी फिजिक्स के पिता माना जाता था, किनको? न्यूटन साहब को माना जाता था।
परंतु 1905 ईस्वी के बाद एल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक है और उन्होंने बहुत सारे ऐसे सिद्धांत दिए, नियम दिए, जिसमें हमने परमाणु, अणु और कण के बारे में जानने लगे। तो उस समय से मॉडर्न 1905 ईस्वी के बाद मॉडर्न फिजिक्स माना जाने लगा और उस समय पर मॉडर्न फिजिक्स के पिता एल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाने लगा। तो अगर आपसे ऐसे कोई पूछते क्लासिकल फिजिक्स के पिता कौन है, तो न्यूटन कहेंगे, मॉडर्न फिजिक्स के पिता कहेंगे तो आइंस्टीन कहेंगे। ऐसे अगर ओनली कह दिया जाए कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, पिता कौन है, तो क्या नाम देंगे? मॉडर्न फिजिक्स वाले का ही नाम देंगे, क्या? एल्बर्ट आइंस्टीन। तो मैं आशा करता हूं कि आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। बहुत सारी हम मतलब देखिए, मेरा ये क्लास लेने का 2-3 मकसद है। एक, पहला तो आप अपनी जो क्लास 11 की तैयारी है उसको आप बेहतर तरीके से कर सकें। दूसरी बात, समय कम रह गया है, तो दूसरा ये क्लास का मेरा ये मकसद है कि आप इतना जान लें जिससे आप क्लास 12th में जब जाएं तो कोई भी समस्याएं ना हो क्लास 12th के टॉपिक समझने में। तो ये हमारा लक्ष्य है कि उतना हम आपको तैयार कर दें। और तीसरा ये भी लक्ष्य है कि बोर्ड एग्जाम के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो ये ही सब बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, जो कि नहीं पता होने के कारण एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, इन सभी एग्जामों में दिक्कत आती है। तो इन सभी में दिक्कत नहीं आए इसलिए हम बेसिक भी आपको बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अदरवाइज आपको लग रहा है कि आपके लिए मेहनत यहाँ पे किया जा रहा है जोश और जुनून के साथ, तो मैं केवल इतना कहूँगा, सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट करने के लिए चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना ही मैं कहूँगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा और पहले तो वीडियो अंत तक देखिए। अगर आपको लगे कि यहाँ पे वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड किए गए हैं तब इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट का मैं समय लूंगा, ठीक। चलिए दूसरा हमारा क्वेश्चन आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है जो है एसआई इकाई क्या है, उदाहरण दीजिए। एसआई इकाई का मतलब एसआई मात्रक, या इसी को हम कहते हैं एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या है, इसके क्या लिखिए, उदाहरण दीजिए। तो देख लीजिए, सबसे पहली बात एसआई मात्रक या एसआई इकाई क्या होते हैं, तो यहाँ पे बता दूं, इसका एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का इकाई। मतलब ऐसा कोई पद्धति जिसको पूरे विश्व में कहीं भी जाए तो उसको वही पद्धति या वही इकाई मतलब वही मात्रक माना जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एसआई मात्रक कहते हैं। मतलब जैसे इंडिया है तो इंडिया में कुछ अलग चलता है, अदर आप कंट्री, जैसे इंडिया में रुपए हम कहते हैं, अगर वही आप चले जाएं यूएस अमेरिका में तो वहाँ पे डॉलर कहेंगे, यही आप सऊदी अरेबिया में चल जाए तो वहाँ पे रियाल ऐसे वैसे कुछ कहा जाता है, आप इतना तो सुने होंगे। तो इसी प्रकार दोस्त यहाँ पे बात यह है कि पद्धतियाँ भी, जैसे हम आलू खरीदने गए या चीनी खरीदने गए तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि भैया 200 ग्राम, हम कह देते हैं ना कि 200 ग्राम हमें चीनी दे दीजिए। तो 200 ग्राम जो चीनी है तो हम यहाँ पे ग्राम का यूज कर रहे हैं, कहीं पर पाउंड का यूज किया जाता है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग किया जाता है। तो इस तरीके से वैज्ञानिकों को दिक्कत होने लगा, तो वैज्ञानिक सभी पूरे विश्व से मिलकर एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि एक ऐसा हम एसआई पद्धति बनाते हैं जो पूरे विश्व में लागू होगा। और वो सभी को मानना है कि आलू अगर हम या चीनी कुछ भी खरीदते हैं तो उसको किलोग्राम में ही हम लेंगे और किलोग्राम सभी जगह चलेगा। जैसे अगर लंबाई को हमें मापना है तो उसको लंबाई को हम क्या लेंगे, लंबाई को हम मीटर से ही मापेंगे, सभी जगह मीटर ही चलेगा। समझ रहे हैं, इस तरीके से दिया गया। तो चलिए अब इसका हम थोड़ा परिभाषा कर दें। तो एसआई इकाई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, वह मानक इकाई है। मानक मतलब वो मानी गई इकाई है जिसे विश्व भर में किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए स्वीकार्यकरण किया गया है। मतलब कह रहा है ना
कि जिसे विश्व भर में किसी भी भौतिक राशि, जैसे आलू चीनी, कोई भी भौतिक राशि है, उसको मापने के लिए स्वीकारकरण किया गया है, मतलब उसको एक्सेप्ट किया गया है पूरे विश्व भर में। अब वो कौन कौन से हैं तो यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जैसे भौतिक, यहाँ पे मैं राशियां लिख दे रहा हूं, यहाँ पे भौतिक, यहाँ पे मैं राशियां लिख दें, भौतिक मात्रक वहां पे लिख दें क्या हम? चलिए इसका भौतिक मात्रक भी हम बता देते हैं। तो इधर हम लिख देते हैं भौतिक मात्रक, या सिंपल सा भौतिक मात्रक ना लिखकर SI मात्रक लिख देते हैं, या इकाई भी कह सकते हैं, SI इकाई, ठीक है ना। चलिए एक एक करके हम समझ लेते हैं। देखिए कैसे किसको क्या क्या मापने के लिए कह दिया गया। जैसे कि अगर हमसे वहाँ पे ये कहा गया, वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर हमें द्रव्यमान को मापना है, जाहिर सी बात है द्रव्यमान मतलब मास को मापना है, जैसे कि चीनी, दाल, सब्जी ये सब खरीदते हैं तो हमें द्रव्यमान कि 2 किलो द्रव्यमान, तो 2 किलो क्या है? द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान को मापने के लिए उन्होंने क्या बनाया? तो उन्होंने कहा कि द्रव्यमान अगर मापना होगा तो हम किलोग्राम का यूज करेंगे, किलोग्राम का यूज करेंगे, और जिसका संकेत केजी से इन्होंने दिया, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि भैया अगर हमें लंबाई मापनी है तो क्या? तो लंबाई के लिए उन्होंने कहा कि लंबाई के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? मीटर का प्रयोग करेंगे। मीटर का, किसका प्रयोग करेंगे? तो मीटर का प्रयोग करेंगे। अब मीटर का उन्होंने संकेत दिया स्मॉल m। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आया कि समय को हम किससे मापेंगे? समय, तो समय की इन्होंने कहा कि समय को हम सेकेंड से मापेंगे, समय को सेकेंड से मापेंगे, और इसका सूत्र इन्होंने दिया SE या S से नॉर्मल तरीके से आप दर्शा सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि तापमान को कैसे मापेंगे? तापमान को, टेम्परेचर को, तो तापमान को मापने के लिए इन्होंने क्या दिया? केल्विन दिया, कि केल्विन में हम तापमान को मापेंगे। केल्विन, केल्विन को इन्होंने संकेत रूप में K से दर्शा दिया, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने पांचवा ये कहा कि विद्युत धारा को कैसे मापेंगे? इलेक्ट्रिक करंट जो आता है विद्युत धारा को, तो विद्युत धारा के इन्होंने कहा कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापेंगे, एम्पियर को इन्होंने A से प्रदर्शित कर दिया। उसके बाद छठा में इन्होंने ये फिर से कहा कि वे बताइए पदार्थों की मात्रा को कैसे मापेंगे? पदार्थ की मात्रा को कैसे मापेंगे? तो पदार्थ की मात्रा के लिए इन्होंने क्या बताया? पदार्थ की मात्रा के लिए इन्होंने कहा कि मोल से हम मापेंगे, मोल। और मोल के लिए इन्होंने MOL, इंग्लिश में मोल ही लिख दिया इसका संकेत। और छठा एक और चीज है ज्योति तीव्रता, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? 7 नंबर, यहाँ पे आप नीचे अब जगह नहीं है तो 7 नंबर में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता कहें या पदार्थ की तीव्रता कहें, तो पदार्थों की तीव्रता को हम कैंडिला से मापते हैं, कैंडिला, कैंडिला को CD से दर्शाया गया। तो ये आपको सभी को याद रखना है। तो ज्योति तीव्रता को कैंडिला से हम मापेंगे, ये इन्होंने कह दिया। तो ये सब SI, यहाँ पे जो भी ये दिखाई दे रहे हैं, ये कैंडिला हो गया, किलोग्राम, ये 7 इन्होंने SI मात्रक दिया। और यही हमारे 7 क्या है? SI मात्रक जो है ना, यही 7 हमारे मूल मात्रक हैं। अगर कोई हमसे पूछ दे मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, क्या पूछ देगा कोई? अगर हमें पूछ दे मूल मात्रकों की संख्या, मूल मात्रकों की संख्या, तो क्या बताएंगे? 7 बताएंगे। और वो कौन कौन सी? तो किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल और कैंडिला। और मूल राशियां अगर पूछ दे कि मूल राशियां कितनी होती हैं, तो वो भी आप 7 ही बताएंगे। और कौन कौन सी? तो ये हमारे द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा और पदार्थों की मात्रा और ज्योति तीव्रता। समझ रहे हैं? अगर मूल मात्रक कोई पूछे, या मूल को ही मौलिक मात्रक भी कहते हैं, तो मूल मात्रक कह दे या मौलिक मात्रक कह दे,
मौलिक मात्रक कह दें, मौलिक मात्रक कह दें, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अगर हमें मौलिक या मूल मौलिक राशियां कोई पूछ दे, राशियां कितनी होती हैं, तो वो कितना बताएंगे? 7। अब मौलिक राशियां ही ये सभी हैं, ये 7। अब मौलिक मात्रक या मूल मात्रक कितने हैं? तो ये वाले हैं सभी। तो ये सब आपको तैयार कर लेना है। कंफ्यूजन बहुत होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मूल मात्रक हमने बता दिया 7 होते हैं, और कोई टीचर है उन्होंने पूछ लिया कि ये बताइए बाबू कि मौलिक मात्रक कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं है मौलिक मात्रक। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए कि मूल मात्रक को ही मौलिक मात्रक कहते हैं। मौलिक मात्रक का मतलब क्या होता है कि ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर ना हो, ये स्वतंत्र होते हैं। तो ऐसे मात्रक को ही हम मूल मात्रक या मौलिक मात्रक कहते हैं, जो ये स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे समझ में आएगा सब कुछ। एक बैग थोड़ी ना समझ में आता है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा आप सोच रहे होंगे सर आप बस टॉपिक करा रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे। तो चलिए एक हम न्यूमेरिकल भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल भी देखते हुए चलते हैं, सबको देखते हुए चलेंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल इस चैप्टर का यहाँ पे ऐसे पूछ लिया जाता है, एक वस्तु की लंबाई कितनी है? 12.36 मीटर मापी गई है और उसकी वास्तविक लंबाई 12.30 मीटर है। तो मापन त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि निकालिए, ठीक है ना। तो मापन त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि हमें निकालना है। चलिए अभी आपको हम ये अभी टॉपिक हमने कराया नहीं है, अभी हम आपको कराएंगे ना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, पर फिर भी हम करा देते हैं। अभी यथार्थता परिशुद्धता कराते ना, तब आपको समझ में ज़्यादा आता, फिर भी आ जाएगा आपको। देखिए अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे 2 चीज़ें दिया गया है। हल क्या दिया है? वस्तु की लंबाई इतना मापी गई, मतलब कोई भी वस्तु है जिसकी लंबाई हमने मापा, तो लंबाई वस्तु की लंबाई जो क्या है? मापी गई लंबाई इतनी है। ये मापी गई लंबाई है ना, इतना मापा गया। तो मापी गई लंबाई, मापी गई लंबाई कितनी है जी? तो मापी गई लंबाई को LM से दर्शाते हैं, LM। तो मापी गई लंबाई कितनी है? 12.36 मीटर है, ये मापी गई लंबाई है। उसके बाद वास्तविक लंबाई जो दिया है, वास्तविक लंबाई मतलब उस वस्तु की वास्तविक लंबाई जो है, वास्तविक लंबाई जो है वो LR से हम दर्शाते हैं, और LR कितना है? 12.30 मीटर है। ये हमारा हो गया। तो ये 2 चीज़ें कह दिए, एक है वस्तु की लंबाई इतना हमें दे दिया, वास्तविक लंबाई हमें इतना दे दिया है। हमसे 2 चीज़ें कह रहे हैं, एक मापन त्रुटि पूछा जा रहा है, एक हमें प्रतिशत त्रुटि पूछा जा रहा है। यही 2 चीज़ें पूछा जा रहा है। तो पहले हम मापन त्रुटि निकालते हैं, तब हम क्या लिखेंगे? तब मापन त्रुटि। तो मापन त्रुटि के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मापन त्रुटि डेल L से हम प्रदर्शित करते हैं। तो मापन त्रुटि इक्वल टू फॉर्मूला होता है कि मापी गई त्रुटि मतलब मापी गई त्रुटि और माइनस क्या होता है? वास्तविक त्रुटि। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। किसका फॉर्मूला होता है? मापन त्रुटि कितना, मापन मतलब मापन त्रुटि कितना हुआ है, तो मापी गई त्रुटि में से, मापी गई त्रुटि में से वास्तविक त्रुटि, वास्तविक लंबाई को हम घटा देंगे तो वो हमारा मिल जाएगा। मापी गई लंबाई में से वास्तविक लंबाई को घटा देंगे तो मापन त्रुटि निकल जाएगा। तो अगर हम निकालते हैं तो डेल L इक्वल टू मापी गई लंबाई कितनी है? तो 12.36 है, और माइनस वास्तविक लंबाई कितनी है? तो 12.30 मीटर है। इतना है ना। अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो डेल R इक्वल टू ये कितना आ जाएगा दोस्त? तो ये 0.06 मीटर आ जाएगा। तो ये 0.06 मीटर जो आया, ये हमारा क्या हो जाएगा? 0.06 मीटर ये हमारा क्या हो जाएगा? इसकी क्या होगा? मापन त्रुटि हो जाएगा, मापन त्रुटि। तो ये हमारी मापन त्रुटि हो गया। सबसे पहला हमारा आंसर मापन त्रुटि का आपको दिखाई
दे रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा हमारा एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत त्रुटि, तो यहाँ पे मैं लिख दूं प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू होता है, देखिए याद रखेंगे, प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू होता है मापन त्रुटि। जितना आपने मापन त्रुटि निकाला, मापन त्रुटि, अब बटे क्या होता है, मापन त्रुटि बटे क्या होता है, वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई गुणे क्या होता है, 100 होता है। ये इसका फॉर्मूला है, मापन त्रुटि वास्तविक लंबाई गुणे 100 होता है, ये इसका फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले पर रख देंगे, निकल जाएगा। तो अगर हम प्रतिशत त्रुटि को निकालें, प्रतिशत त्रुटि को निकालें, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, मापन त्रुटि। मापन त्रुटि अभी हमने यहाँ से निकाल लिया, मापन त्रुटि कितना है, 0.06 है। वास्तविक लंबाई कितनी है, वास्तविक लंबाई है 12 सॉरी ये क्या हो गया भैया, वास्तविक लंबाई कितना हो गया, 12.30 गुणे 100। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, तो 100 इसमें गुणा होगा तो ये 6 हो जाएगा, 2 जीरो से ये दशमलव इधर आ जाएगा तो ये 6 हो गया। अब बटे ये 12.30 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, चुपचाप अगर 12.30 से अगर 6 में आप भाग देंगे तो ये लगभग आपका कितना आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा, 6 दूना 12। इसका मतलब ना आधा है ना इसका, तो लगभग 49 या 48 दशमलव कुछ आ जाएगा। मैं आपको करेक्ट बता दे रहा हूँ, आप भाग देकर देख सकते हैं, क्योंकि मैं भाग देने लगूंगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है ना, ज़्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। सॉरी, दशमलव में ना आएगा जी, 0.4878। ठीक है, अदर इस तरीके से आते जाएंगे। इसी को अगर हम करेक्ट करके लिख दें तो यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद ये 5 से अधिक है ना, तो इसका मतलब 0.49 ये हमारा प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। प्रतिशत त्रुटि, ये हमारा प्रतिशत त्रुटि का वैल्यू हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे कैसे आपने इतना का 49 लिख दिया, तो ये अभी हम सार्थक पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। फिलहाल आपका 2 कार्य हैं। सबसे पहला बाबू कार्य क्या है, तो ये आपको फॉर्मूला तैयार कर लेना है। दूसरा आपको ये फॉर्मूला है, ये तैयार कर लेना है। ठीक है ना, कि जब भी मापन त्रुटि निकालना हो तो मापी गई लंबाई में से वास्तविक लंबाई को घटा देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा लंबा चलेंगे अभी, ठीक है ना, आप परेशान नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक न्यूमेरिकल हमने देख लिया, फिर तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो तीसरा क्वेश्चन ही हम देख रहे थे न्यूमेरिकल रूप में, ये चौथा है, बट फिर भी 3 नंबर हमने डाला हुआ है। बीमीय विश्लेषण क्या है, और बीमीय विश्लेषण क्या है, इसे कैसे प्रयोग में किया जा सकता है, प्रयोग किया जाता है। बीमीय विश्लेषण का मतलब होता है बीमीय सूत्र। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए बीमीय विश्लेषण कहें या आयामी विश्लेषण कहें, ठीक है ना, बीमीय विश्लेषण या बीमीय क्या कहें, आयामी विश्लेषण। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं। आयामी विश्लेषण या बीमीय विश्लेषण क्या है, बीमीय विश्लेषण ये एक तरीका है दोस्त, यह एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें देखिए, जिसमें ये चीज़ें आपको याद रखना है। जिसमें द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को हम कैपिटल M से दर्शा देते हैं। जिसमें लंबाई है, लंबाई को हम कैपिटल L से दर्शा देते हैं। और जिसमें जो समय है ना, समय, इसको कैपिटल T से हम दर्शा देते हैं। यही है जी बीमीय विश्लेषण। क्या है, ये एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय को MLT के रूप में दर्शाते हैं। यही तो है।
चलिए हम यहाँ पे पढ़ के आपको सुना देते हैं बीमीय विश्लेषण। तो बीमीय विश्लेषण वह तरीका है जिससे किसी भौतिक राशि के आयाम, किसी भौतिक राशि का जो बीमा होता है या जो आयाम होता है उसको उसके मौलिक मात्रक, जैसे मौलिक मात्रक मतलब क्या है, लंबाई, ये सब मौलिक मात्रक ही है। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ठीक है ना, सॉरी द्रव्यमान का मात्रक होता है मतलब किलोग्राम होता है। तो उस तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि मौलिक मात्रक जैसे लंबाई L, द्रव्यमान M और समय T के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है कि बीमीय विश्लेषण वह तरीका है जिसमें किसी भौतिक राशि के जो आयाम है, कोई भी भौतिक राशि है जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये भौतिक राशि है, तो उनके आयाम को उसके मूल मात्रकों जैसे लंबाई L जो हमारा द्रव्यमान है M और समय T के रूप में व्यक्त किया जाता है। लंबाई L, द्रव्यमान M और समय T के रूप में व्यक्त किया जाता है। अभी आपको मैं बता दूं, आपने बीमीय सूत्र पढ़ा होगा, तो हमने ऐसे बताया था ना MLT, इस रूप में हमने बताया था। तो M क्या है, M को चुपचाप यहाँ पे द्रव्यमान कहा जाता है, L को लंबाई कहा जाता है, T को समय कहा जाता है। तो एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पे ये मतलब है कि कोई भी भौतिक राशि है तो उसके जो मूल, कोई भी भौतिक ये राशि है उसको MLT के रूप में व्यक्त करना है, वही हमारा आयामी विश्लेषण या बीमीय विश्लेषण कहलाता है। उसके बाद बीमीय विश्लेषण के प्रयोग क्या हैं, तो इसके निम्नलिखित प्रयोग हैं। सबसे पहले क्या है कि इसके सूत्रों का सही व गलत होने की जांच करना। जब बीमीय सूत्र का प्रयोग आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमने बताया है कि जब किसी सूत्रों का सही या गलत की पहचान हम इससे करा देते हैं। दूसरी बात है नए सूत्रों का अनुमान लगा पाते हैं कि सही है या गलत है। अगला आता है गणनाओं में मात्रकों की संगतता को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब आपको सबसे पहले तो याद रख लेना है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है ना। ये सभी क्या है, ये सभी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से हम आपको दर्शाते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे देते हैं जिससे आप अच्छे तरीके से समझ सकें। जैसे कि क्या है, एक भौतिक राशि हम ले लेते हैं, एक कोई सूत्र ले लेते हैं जैसे कि वेग। वेग बराबर क्या होता है दोस्त, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन का मतलब अब हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। विस्थापन को हम लंबाई से मापते हैं कि नहीं जी, लंबाई से। और समय को हम किससे मापते हैं, सेकेंड से मापते हैं। तो लंबाई को वही हम कह रहे हैं कि लंबाई जो है उसको L से, तो लंबाई L हो गया। और समय को हम किससे, समय को हम सेकेंड है पर समय को T से हम मापते हैं, यहाँ पे बताया भी गया है, तो समय को T हम लिख देते हैं। और इसी को अगर हम इसका वेग का हम बीमीय विश्लेषण लिखें या बीमीय सूत्र लिखें तो वो हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं L और T, यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो M और T के पावर -1 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, किसी भौतिक राशि का बीमीय विश्लेषण है। देख लीजिए, वेग का ये बीमीय विश्लेषण है MLT-1, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि बीमीय विश्लेषण वह तरीका है, बीमीय विश्लेषण वह तरीका है जिससे किसी भी भौतिक राशि का जो आयामी सूत्र होता है ना, उसके मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे ML-1 हो गया, ये मूल मात्रक ही तो हैं, तो इस रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, बीमीय विश्लेषण कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अभी पहली बार आप पढ़ रहे हैं कोई भी चीज़ें, ठीक है। अगर आपको मैं यही कहूँगा कि देखिए पहली बार आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत भी आती है, हो सकता है कोई टॉपिक आपको उतना अच्छे समझ में ना आए। तो यही मैं कहूँगा, पहली जो बार होता है ना, तो ये उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता जितना आपको आना चाहिए। बट फिर भी मैं कहूँगा, अगर आपको वीडियो देख रहे हैं 70 से 80% भी अगर आपको समझ में आ रहा है ना दोस्त, बहुत आगे हैं आप हमसे, बहुत आगे हैं, ठीक है। एक बार में अगर 70-80% समझ में आ रहा है तो आप बहुत ही ऊपर लेवल वाले हैं, आप परेशान नहीं होंगे। एक बार पढ़िए, फिर इसको रिवीजन करके फिर पढ़िएगा, आपको हमेशा दिमाग में बैठ जाएगा,
ठीक है, एक बार में अगर समझ में आ जा रहा है, जिसको समझने में मुझे कितनी बार लगा जब मैं पढ़ाई करता था अपने क्लास 11th का 12th का, तो मैं क्या बताऊं, ठीक है ना। तो अदरवाइज आप बहुत आगे हैं। मापन त्रुटि के प्रकार लिखिए। अब मापन त्रुटि के प्रकार हमें लिखना है, तो मापन त्रुटि के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो तीनों प्रकार हमने लिख दिया है। क्रमबद्ध त्रुटि या इसी को नियत त्रुटि कहते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि या इसी को नियत त्रुटि के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा होता है यादृच्छिक त्रुटि या आकस्मिक त्रुटि कहते हैं, जो कभी कभी हो जाता है। अमानवीय त्रुटि, जो मानव की गलती से ये त्रुटि हो जाती हैं। चलिए, क्रमबद्ध त्रुटि या नियत त्रुटि किसे कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यह त्रुटि सदैव एक ही दिशा में होती है। यह त्रुटि होगी वो सदैव एक ही दिशा में होगी। क्यों होगी एक ही दिशा में, क्योंकि मतलब जैसे कि कोई आप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं, अब वो इंस्ट्रूमेंट खराब है, तो उससे क्या होगा, एक ही ओर गति हो रहा है, मतलब व्यक्ति तो सही है, परंतु जब मशीन ही खराब है तो वो गलत बताएगा। तो वही कहा जा रहा है कि यह त्रुटि सदैव एक ही दिशा में होती है, इसी एक से होती है। जिसका कारण क्या है, कारण है उपकरणों की खराबी होता है, गलत कैलिब्रेशन होता है। अगला आता है प्रयोगों की विधि में कोई गलती हो जाए, इस तरीके से ये क्रमबद्ध त्रुटि होती है। इसका उदाहरण क्या है, जैसे मापने वाले यंत्रों का स्केल ठीक से सेट ना करना या ना होना। मतलब जो स्केल हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को मापने के लिए, अगर हम स्केल ही ठीक से ना लगाएं, ठीक से सेट ना करें, तो हर जो भी हम माप रहे हैं वो सब गलती ही तो आएगा ना। तो ये बातें हैं। अगला आता है यादृच्छिक त्रुटि या आकस्मिक त्रुटि का मतलब यह त्रुटि अनियमित और बेतरतीब होता है। मतलब यह त्रुटि ना अनियमित तरीके से होता है। अनियमित का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी त्रुटि है जो व्यक्तियों के ही मोस्टली कारण होता है, परंतु जानबूझ के नहीं। बल्कि जैसे कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो है, अब जाहिर सी बात है वो किसी चीज़ को माप रहे हैं, उनका हाथ थोड़ा इस तरीके से मान लेते हैं कांप रहा है, इस तरीके से तो कांपेगा, तो वो सटीक वो मापेंगे ना, तो सटीक उनका नहीं आ पाएगा। तो ये इस तरीके से त्रुटियां हो जाती हैं। किसी का नेत्र थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है और नेत्र से उनको दिखाई कुछ और देना चाहिए, दिखाई कुछ और दे दिया, तो ये सभी त्रुटियां हैं जी। तो कारण क्या है, प्रयोगों में और यांत्रिकीय परिस्थितियों में, प्रयोगों में या यांत्रिकीय परिस्थितियों में भी हो जाते हैं, हाथ के कांपने में हो जाता है। ठीक है, यांत्रिकीय परिस्थितियों का मतलब यंत्र जो है वो अच्छे से काम ना करे, या प्रयोगों में कोई व्यक्ति है उसका हाथ कांपने लगे, इस तरीके से। इंसानी दृष्टि या ध्यान में कोई गलती हो, मनुष्य से देखने में कोई गलती हो जाए, इस तरीके से ये गलतियाँ या यादृच्छिक गति मतलब जो त्रुटियाँ होती है वो होती है। उदाहरण जैसे है थर्मामीटर पढ़ते समय प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का कम या अधिक हो जाना। ये क्यों हो रहा है कि थर्मामीटर पढ़ते समय मान लेते कोई व्यक्ति के आंखों की दृष्टि उतनी अच्छी नहीं है, बूढ़े हो गए हैं, तो उनको हो सकता है कि 47 डिग्री लिखा हो, 48 डिग्री उन्होंने पढ़ लिया, तो इस तरीके से दिक्कतें हो जाती हैं। उसी को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। अगला आता है मानवीय त्रुटि। मानवीय त्रुटि का मतलब यह त्रुटि माप करने वाले व्यक्ति के कारण होता है, जैसे कि रीडिंग गलत लेना या दृष्टि का झुकाव। मतलब नहीं होता है, कभी कभी ऐसे तो सब ठीक ही है, पर रीडिंग ही कभी कभी गलत ले लिया जाता है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे हबड़ाई में आकर कैसे भी माप कर चले गए, तो इस तरीके से भी गलती होती है, उसे मानवीय त्रुटि कहते हैं। तो 3 प्रकार की त्रुटि हैं, इन सभी को एक एक बार पढ़ेंगे ना, याद हो जाएगा। सिंपल वे में हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है, देखिए यथार्थता और परिशुद्धता में अंतर बताइए। ये आपको समझने वाला टॉपिक है भैया, ये बार बार पूछा जाता है, यथार्थता और परिशुद्धता। यथार्थता का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा है यथार्थता का मतलब है कि माप का परिमाण, माप का जो परिमाण है वो वास्तविक मान के कितने नजदीक है। मतलब कोई भी वस्तु है उसको माप रहे हैं, तो अगर हम माप रहे हैं तो वो जो वास्तविक मान है उसके कितने पास है, समीप है, वही उसकी यथार्थता कहलाएगी। ठीक है ना, ये बातें हैं जी।
जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल से समझाऊं तो देख लीजिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा गया अगर माप का औसत वास्तविक मान के बहुत करीब होगा तो वह माप यथार्थ है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, परेशान नहीं होंगे, समझ में आएगा। उदाहरण से समझिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण में क्या है कि कोई वस्तु का सही लंबाई 10 सेमी है। मान लेते हैं कोई वस्तु है, इस तरीके का कोई वस्तु है और उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई हमें पता चल गया, वास्तविक लंबाई तो 10 सेमी है। अब इस 10 सेमी लंबाई को हमने 3 व्यक्ति हैं, एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है, एक सी व्यक्ति है, इन तीनों को हमने दे दिया। ए व्यक्ति है, इसी लंबाई को वो माप रहा है, तो उसने मापा पहली बार, फर्स्ट टाइम मापा तो उसको पता चला कि ये 9.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरी बार फिर से इसी को उन्होंने मापा तो उसको पता चला कि 10.1 सेंटीमीटर है। और तीसरी बार उसको पता चला कि नहीं भैया ये 10.0 सेंटीमीटर, मतलब 10 ही सेंटीमीटर है। तो 3 बार इसने मापा, 3 बार में इसको अलग अलग बात पता चली, ठीक है। दूसरा जो बी व्यक्ति है, ये पहले व्यक्ति का, दूसरा जो बी व्यक्ति है इसने भी फिर से कुछ अलग अलग मापा, जैसे कि इसने क्या मापा 9.8, ठीक है ना। जैसे इसने पहली बार 9.8 सेंटीमीटर मान लिया, दूसरी बार इसने फिर से इसी को मापा तो उसने 10.3 सेंटीमीटर मान लिया, तीसरी बार इसने फिर से मापा तो 9.2 सेंटीमीटर ऐसे इसने मापा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा जो सी व्यक्ति है इसने फिर से कैसे मान लिया तो देख लीजिए, तीसरा व्यक्ति इसने पहली बार मापा तो इसने कहा कि 10 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई, दूसरी बार इसने मापा तो कह दिया कि 11 सेंटीमीटर है, और तीसरी बार जब इसने मापा तो इन्होंने कह दिया कि 10.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए ये तीनों व्यक्ति हैं, अलग अलग 3 बार इनको मापने का समय दिया गया, पहले को भी 3 बार औसत दिया गया, दूसरे को भी 3 बार औसत, तीसरे को भी 3 बार औसत। अब इनमें से ये कहा जाए कि कौन है जो अच्छे तरीके से माप पाया है, सबसे अधिक इसमें कौन है जो प्योर स्पष्ट माप पाया है। तो अगर हम देखें तो इनका ये कह रहा है कि अगर माप का औसत, अगर ये मापा गया है, इनका औसत निकालें तो उसका वास्तविक मान के जो बहुत करीब होगा वही सबसे प्योर है, क्या है, वही सबसे पास है, उसके यथार्थ है। तो अगर हम इनका औसत निकालें तो 9.9 और 10.1 मतलब 20 हो जाएंगे, 10 30 हो जाएंगे। तो औसत अगर हम निकालें तो इसका औसत कैसे निकलता है जी, औसत मान निकालने के लिए हम जानते हैं कि ये तीनों को जोड़ देंगे, तो तीनों जोड़ लेंगे 9.9 10.1 20 हो जाएंगे, 10 30 तो 30 हो जाएंगे, और 3 से भाग दे देंगे, 3 संख्या है तो 3 से भाग दे देंगे, तो 3 से अगर भाग दे दिए तो 10 आ जाएगा। तो पहला तो हमारा 10 सेंटीमीटर आ रहा है, पहले ए का 10 सेंटीमीटर आ गया। बी का अगर हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं 9.8 को, ठीक है, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो ये हमारा कितने आ जाएंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो 29.3 आ जाएगा। अगर इसको हम 3 से भाग दे देते हैं तो ये डायरेक्ट हमारा 9.76 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये दूसरा हमारा आ गया। और तीसरा जो है हमारा, इन तीनों को हम ऐड करते हैं 10 11 और 10.1 तो ये हमारा कितना आ जाएंगे, ये हमारे आ जाएंगे 31.1, और इसको 3 से अगर हम भाग दे देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 10.366 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे कह दूं, यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि माप का जो औसत है, माप का जो औसत है वास्तविक मान के जो बहुत करीब होगा। तो वास्तविक मान 10 सेमी है और इसमें कौन सबसे करीब है, तो सबसे करीब तो भैया 10 सेंटीमीटर ही तो सबसे करीब है ना। इसका मतलब जो हमारा ए है इसकी यथार्थता सबसे अधिक है, तो हमारा ए का ही यथार्थता सबसे अधिक हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो वही कहा गया था यथार्थता का मतलब है मापी गई परिमाण, जो मापा गया जो परिमाण है वो वास्तविक मान के कितने नज़दीक है। वास्तविक जो मान है, मापा गया जो परिमाण है वो वास्तविक मान के जितने करीब होगा वही उसका क्या कहलाएगा, यथार्थ कहलाएगा। तो यहाँ पे कहा गया अगर माप का, ये सब माप किया गया है, इसका जो औसत है वास्तविक मान के जितने करीब होगा वह माप यथार्थ होगा। तो 10 का यथार्थ कौन है, यही वाला हो जाएगा। समझ गए ना, तो ये बातें हैं जी। अगला आता है परिशुद्धता किसे कहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए प्रायोगिक मानों की आपस में समीपता ही परिशुद्धता कहलाती है।
मतलब ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा जो प्रयोग किया गया है, प्रयोगों में मापा गया है, तो वो मापा गया है तो उनकी आपस में जो समीपता होगी वही परिशुद्धता कहलाती है। जैसे ये सब मापा गया है, जैसे मैं आपको बता दूं, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल आप समझिएगा। ये 10 सेंटीमीटर की लंबाई है, पहले व्यक्ति ने मापा, तो देखिए पहले व्यक्ति ने पहला दूसरा 3 बार औसत दिया, 3 बार अलग अलग बताया। तो पहले का देखिए 9.9 और 10.1, इसमें कितने का अंतर है? तो 0.2 का अंतर है, समझिएगा। और इसमें कितने का अंतर है? 0.1 का अंतर है। मतलब इसमें अंतर देखिए, इसमें पहले में 0.2 का 0.1 का अंतर है। इन दोनों में अगर अंतर देखें तो 2 और 3 5 0.5 का अंतर है। और इन दोनों में अगर हम देख लेते हैं तो कितने, लगभग 0.9 का अंतर है। 9 का अंतर है कि नहीं है? अब देख सकते हैं 10 और 11 में कितने, केवल मतलब क्या है, हम कह सकते हैं 1 का अंतर है, ठीक है। और 11 और 10 में कितने का, 0. लगभग 0.9 का अंतर है। अब आप ही बताइए, इन सभी में जो प्रयोगों द्वारा प्रयोगों मानों की आपस में समीपता कौन है, जिसकी आपस में समीपता सबसे अधिक है? तो देखिए इन दोनों के बीच में 0.2 की है, इन दोनों के बीच में मतलब क्या है, 1 की है। मतलब देखिए इसमें जो समीपता है वो केवल 0.1 और 2 की है, 2 और 1 की है। इसमें 0.5 की है, समीपता इसमें बहुत अधिक है, इसमें तो और अधिक है, और इसमें तो बहुत ही अधिक है। तो सबसे कम समीपता किसकी है? सबसे अधिक समीपता मतलब पास पास कौन है? सबसे पास पास तो यही वाले हैं ना, ए वाला, समझ रहे हैं? इन दोनों के बीच में कम मतलब ये कहा जा रहा है कि गलत, जो इन दोनों के बीच में मतलब लगभग वास्तविक मान के तो ये बहुत ही पास पास मान है, और ये सभी दूर दूर मान है। देख सकते हैं कितने कितने का अंतर है। तो वही कहा गया है कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा प्रायोगिक मानों की आपस में कितने समीप है, आपस में समीपता ही परिशुद्धता कहलाती है। यहाँ पे हमने लिख दिया, ऊपर दिए गए उदाहरण में सबसे अधिक परिशुद्धता ए की है। ऊपर दिए गए उदाहरण में सबसे अधिक परिशुद्धता ए की है। तो ये आप उदाहरण यही सेम टू सेम नीचे भी लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि ए की परिशुद्धता अधिक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अभी तो हमने बहुत क्वेश्चन देखना है, आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए आते एक न्यूमेरिकल को थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि केवल वही सब कराएंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए न्यूमेरिकल भी कराते हुए चलेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि 5.23 सेंटीमीटर को मीटर में और मिलीमीटर में बदलिए। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, डर रहे हैं क्या, या थक तो नहीं गए? यहाँ पे मुझे इतनी गर्मी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले तो रूम पूरी तरीके से पैक कर दिया जाता है, फ़ैन ऑन हम नहीं कर सकते, कहीं भी फ़ैन ऑन नहीं है, उस पर से लाइटिंग है, ऊपर से गर्मी पूछिए नहीं। तो उस समय पर भी हम पढ़ा रहे हैं, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ दोस्त, तो आपको भी मेहनत करना चाहिए। कर रहे हैं ना? करना है दोस्त, हमें करना है। किसके लिए? अपने माता पिता के लिए आपको मेहनत करना है, अपने लिए मेहनत करना है, अपने परिवार के लिए मेहनत करना है आपको। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये सेंटीमीटर इतना है, तो इसको मीटर और मिलीमीटर में बदलिए। तो चलिए हम बताते हैं। तो अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, मीटर में बदलें, तो अगर कैसे बदलते हैं, तो देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में चेंज करना है, तो एक जो है ना, इसमें अगर हम 100 का भाग दे देंगे तो अब ये हमारा मीटर में चेंज हो गया। 1 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज करने के लिए 1 के पावर में भागे में हम 100 कर देंगे, या इसी को अगर हम भाग दे देते हैं तो 0.01 मीटर आ जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर, अगर इतना सेंटीमीटर होगा 5.23 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो 5.23 को हम 100 से भाग दे देते हैं, 100 से भाग दे देंगे, 100 का हम भाग दे देंगे, तो या तो हम 100 से भाग दे दें तब ये मीटर में हो सकता है,
या हम क्या कर दें, इतना, हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, तो इस तरीके से इतना सेंटीमीटर में अगर हम इतने का गुणा भी करा दें तब भी हमारा निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं, कि निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं कि इतना है ना, इतना है, तो इतने में मतलब ये सेंटीमीटर हटा देते हैं, इतना है 5.23 और इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें 0.01 से हम क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे, और जैसे ही गुणा करा देंगे तो ये हमारा मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये हम गुणा करा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5.23 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा इतना मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप देख सकते हैं हमारा। तो या तो आप गुणा करा दें, देखिए आप तो इतने में इतना का गुणा करा दें, या दूसरा हम सिंपल से जो अभी बताए हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, जो जितना भी है सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देते हैं। तो ऐसे ही जो 5.23 है इसमें हम 100 का भाग दे देंगे, तब भी ये मीटर में हमारा बदल जाएगा। तो अब ये हमारा मीटर में क्या लाएगा, अगर हम भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए भाग देंगे तो जाहिर सी बात है, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, देखिए भाग देंगे ना, तो अगर हम 1 0 इधर से नीचे से 1 0 काटेंगे तो ये 1 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे हम नहीं करते हैं, जैसे कि इसको अगर हम ऊपर भेज देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 5.23 और ये 10⁻⁻² हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻² हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे इतना कर देते हैं तो इतना भी हमारा मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, यही हम कह रहे थे कैसे गलत कर दिए, गुणा ही जब हमने गलत किया है तो कैसे सही होगा कैसे आ जाएगा भैया, 0.01 में अगर हम इतना गुणा कराएंगे तो 52 कैसे आ जाएगा। ये हमने थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे कर दिया है गुणा में। ठीक है ना, ये इतने के इतने में गुणा कराएंगे तो 0.0523 आ जाएगा, इतना आ जाएगा मीटर। ठीक है ना, ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया था गुणा में, वही हम सोच रहे थे कैसे भैया कैसे आ पाएगा उस तरीके से। अब देखिए बात यहाँ पे ये है कि देखिए 10⁻⁻² है, तो या तो आप इतना मीटर लिख दीजिए या इतने को ही, 2 यहाँ पे है, ये हमारा क्या है 2, 10⁻⁻² है, ये -2 है ना, तो अगर ये -2 को हटाना है तो एक, अगर ये दशमलव को अगर हम यहाँ पर लाएंगे तो एक यहाँ पे -1 कटेगा, फिर एक और इधर लाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो या तो इतना मीटर लिख दें या डायरेक्ट आप इतना लिख सकते हैं 0.0523 और ये हमारा मीटर में हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इतना बता दूं बाबू कि देखिए मीटर से ये फॉर्मूला आया था, याद रखिएगा, 1 सेंटीमीटर 1/100 और मीटर हो जाएगा, मतलब जितना सेंटीमीटर है उसमें 100 का भाग दे देंगे तो वो मीटर में बदल जाएगा। वैसे ही इतना सेंटीमीटर था 100 में भाग दिए तो इतना आ गया। अब या तो आप आंसर में इतना लिख दें या आप इसी को हमने इस रूप में चेंज करके ऐसे लिख दें, दोनों बात एक ही है। अब गणित रूप में आपको पता चलेगा, गणित पढ़िएगा तो पता चलेगा कि अगर ये -2 है, एक दशमलव इधर हम ला देते इस दशमलव को एक अंक, तो इधर -1 हो जाएगा, एक -1 चला जाएगा, -1 का मतलब 10 चला गया। अब कैसे चलेगा उतना हम डिटेल में जाएंगे अभी ना तो दिक्कत होने लगेगा, पता नहीं अभी ऊपर जा रहा होगा बहुत सारे स्टूडेंटों को। तो केवल इतना याद रखिए, 1 सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे, वैसे ही इतने सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिए, इतना आ गया, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे है मिलीमीटर, मिलीमीटर में बदलना है इतने को मिलीमीटर में। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 1 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो अगर हमें इतना सेंटीमीटर अगर है 5.23 है, 2 सेंटीमीटर है और इसको मिलीमीटर में बदलना है तो 10 से हम गुणा करा देंगे, तो 10 से गुणा करा देते हैं तो ये 52.3 हो जाएगा और ये हमारा मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये देख लीजिए मिलीमीटर में बदल गया।
तो अगर हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो 10 से हमें गुणा करना होता है, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 1 मिलीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता, 10 मिलीमीटर होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें क्या कहा गया था कि इतने सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, तो इतने सेंटीमीटर को मीटर में यहाँ पे बदला है और इतने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में यहाँ पर बदल दिया है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, आशा करता हूँ समझ के होंगे। वीडियो ठीक बन रहा है ना? हाँ जी। चलिए थोड़ा सा आते हैं अब क्वेश्चन की ओर, थोड़ा पढ़ते हैं। चलिए, न्यूमेरिकल तो हमने देख लिया। फिलहाल अगला हमारा क्वेश्चन आता है। देखिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सार्थक अंक क्या है, उदाहरण दीजिए। सार्थक अंक क्या होते हैं, यही हमें समझना है। सार्थक अंक, ये सार्थक अंक और सार्थक अंक के नियम, ये दोनों आप समझेंगे तभी आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। किसी भौतिक राशि का यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या है, कोई भी भौतिक राशि है जितने इतना है, तो किसी भौतिक राशि को शुद्धता मतलब यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए, मतलब शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक संख्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। जैसे कि समझिएगा बात को, जैसे 5.347 है, ठीक है। तो आपने ऐसे अभी रूल पढ़ा होगा बहुत पहले, और गणित में ये सब बताया जाता है कि इतना संख्या है, तो अगर हमें इसका दशमलव के आगे ये 3 अंक है, इसको 2 अंक करना है, तो हम इतनी बात जानते हैं कि ये जो 7 है, तो अगर 5 से तीसरा अंक अगर 5 से अधिक होगा तो इसको हटाने के लिए इसमें 1 का हम जोड़ देते हैं। तो अगर हम इतने के जगह पर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 52.3, ये 4 है, इसमें 1 जोड़ देंगे मतलब 5। तो इतने को हम यथार्थ रूप में और छोटे रूप में इतना लिख सकते हैं। ये आपने रूल पढ़ा होगा। तो यही कह रहा है कि कोई भी भौतिक राशि है उसको यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए जो अंकों की संख्या होती है उसी सार्थक अंक कहते हैं। तो अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4, तो सार्थक अंकों की संख्या 4 हो गई। इस तरीके की बात कहा जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे, समझेंगे तब, जब अभी नियम आपको बताए जाएंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि जो यहाँ पे दशमलव, जैसे कोई भी संख्या ले देते हैं 2.58 लिख देते हैं, तो दशमलव से पहली वाली एक संख्या है, एक दशमलव के बाद वाली संख्या है। तो ऐसे ही यहाँ पे दशमलव से जो पहली वाली संख्या है इसी को हम कहते हैं निश्चित, इसको निश्चित अंक कहते हैं। और यहाँ पे जो बाद वाले अंक हैं इसको हम कहते हैं अनिश्चित अंक। इसको क्या कहते हैं, अनिश्चित अंक कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इधर वाले को निश्चित अंक और उधर वाले को अनिश्चित अंक कहते हैं, इसको आप याद रखेंगे। अगला आते हैं हम सार्थक अंक के नियम। तो सार्थक अंक के नियम ही आपको ज़्यादातर समझना है, यही हम इसलिए हम आपको करा रहे हैं। तो इसके निम्नलिखित नियम हैं। सबसे पहला नियम क्या है, सबसे पहला नियम है सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जितने भी अशून्य अंक है सभी सार्थक अंक होंगे। जैसे कि अगर 500, जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कहीं लिख दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल में कहीं लिख दिया गया है 512, तो 512 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, कोई पूछ दे तो 512 में सभी अशून्य अंक है ना, मतलब अशून्य का मतलब शून्य ना हो। तो 5 भी शून्य नहीं है, 1 भी शून्य नहीं है, 2 भी शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 हो जाएगा। तो सभी जो अशून्य अंक होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं लिख दिया गया 500, इतना लिख दिया गया 52 मतलब 5252 लिख दिया गया। इसमें कोई भी शून्य नहीं है, मतलब कोई भी शून्य संख्या तो नहीं है, अशून्य संख्या है। तो ये सभी इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएगा, मतलब शून्य नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद अगर यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे लिख दिया गया है 3600, ऐसे लिख दिया गया है। इसमें देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो अशून्य अंक कौन है? एक 3 अशून्य अंक है, एक 6 अशून्य अंक है। ये तो हमारे शून्य अंक है ना, तो जो शून्य अंक है तो इसको छोड़ देंगे, तो 1 और 2, इसमें 3600 में सार्थक अंकों की संख्या कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये बातें कहा गया, पहला नियम समझ लिए। दूसरा हमारा नियम कह रहा है कि सभी शून्य जो 2 अशून्य अंकों के बीच में होते हैं सार्थक अंक होते हैं। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि सभी शून्य जो 2 अशून्य अंकों के बीच में होते हैं सार्थक अंक होंगे। मतलब सभी अशून्य, यहाँ पे कह रहा है सभी शून्य जो 2 अशून्य अंकों के बीच में होंगे। जैसे एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5001, मतलब 5001 लिख दिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि सभी शून्य जो 2 अशून्य अंकों के बीच में होंगे तो उन सभी को भी हम सार्थक अंक कहेंगे। मतलब इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। वही दिखाया जा रहा है सभी शून्य जो 2 अशून्य अंकों के बीच में होंगे वो सार्थक अंक कहलाएंगे। जैसे कि अगर लिख दिया गया 50104005, ऐसे लिख दिया गया, तो देखिए 2 अशून्य अंकों के बीच में शून्य आया है, 2 अशून्य अंकों के बीच में शून्य आया है, 2 अशून्य अंकों के बीच में शून्य आया है। तो इसमें सार्थकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो सार्थक अंकों की संख्या 7 हो जाएगी। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि अगर अशून्य अंकों के बीच में अगर शून्य अंक आएंगे तो वो भी सार्थक अंक ही कहलाएंगे। ठीक है। तीसरा हमारा नियम ये कह देता है कि सभी शून्य जो 2 दशमलव के दाईं तथा अशून्य अंकों के बाईं ओर हो सार्थक अंक नहीं होते हैं। कह रहा है कि सभी शून्य जो दशमलव के दाईं ओर हो या अशून्य अंकों के बाईं ओर हो वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है समझिएगा। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे 0.01520, सॉरी ये क्या हो रहा है, ये कहाँ ये लिख दिया जा रहा है। चलिए यहाँ पे नहीं लिखा पा रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है 0.0520 कह रहा है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो क्या होगा, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2 है दोस्त। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है। कैसे है? तो रूल ये कहता है कि सभी शून्य जो दशमलव के दाईं ओर हो, ठीक है ना, सभी शून्य जो दशमलव के दाईं ओर हो, ठीक है ना। तो देखिए सभी शून्य जो दशमलव के दाईं ओर, एक ये शून्य है एक ये शून्य है, तो दशमलव की जो दाईं ओर शून्य संख्या होंगी और अशून्य के बाईं ओर हो, और जो अशून्य है, अशून्य क्या है 5 है, तो 5 अशून्य अंक है, तो 5 के जो बाईं ओर भी होंगी वो भी शून्य, सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो सभी यहाँ पे ये कह रहा है कि जो दशमलव के दाईं ओर जितने भी शून्य होंगे और दशमलव के बाईं ओर भी जो भी शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसलिए ये तीनों शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, केवल 5 हो जाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 0.72 लिख दिया गया, तो इसमें क्या होंगे, ये केवल सार्थक अंकों की संख्या 2 होगा। समझ रहे हैं? जैसे कि अगर यहाँ पे लिख दिया गया 7, यहाँ पे लिख दिया गया 0.7802, अगर ऐसे लिख दिया गया है तो इसमें देखिए 2 अशून्य अंकों के बीच में अगर शून्य आ गया तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगा। ठीक है ना। बट ऐसे अगर आ गया ये अशून्य अंकों के बाद शून्य आया है तो वो सार्थक अंक नहीं होंगे। ठीक है ना। तो ये सब आपको याद रख लेना है। अगला हमारा 4th नंबर ये कह रहा है कि सभी शून्य जो अंतिम अशून्य अंकों के दाईं ओर हो सार्थक अंक नहीं होते। देखिए क्या कह रहा है कि सभी शून्य जो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर हो सार्थक अंक नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे जैसे लिख दिया 0.7
90। तो यहाँ पे जो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये तो 0 तो होगा नहीं, बिल्कुल बात है, ये भी 0 सार्थक अंक नहीं होंगे, क्योंकि रूल कहता है कि सभी शून्य जो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर हो, अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर हो वो सार्थक अंक, दाईं ओर हो सार्थक अंक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। परंतु यहाँ फिर कहा गया कि दूसरी तरफ सभी शून्य जो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर हो सार्थक अंक होंगे यदि वे मापन में हो। मतलब ये कह रहा है कि सभी शून्य जो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर हो सार्थक अंक होंगे यदि वे मापन में हो। मतलब ऐसे है तो 2 है, परंतु यही 0.790 ग्राम हमने लिख दिया ओनली, तो अब जाकर ये तीनों सार्थक अंक होंगे, मतलब 3 हो जाएंगे सार्थक अंक। तो वही लिखा गया है कि दूसरी तरफ सभी शून्य जो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर हो सार्थक अंक होंगे। कब होंगे? यदि वे मापन में हो। मतलब अगर माप में हुए, लंबाई हो गया, मीटर हो गया, ग्राम हो गया, सेंटीमीटर हो गया, तब वो क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक कहलाएंगे। तो ये हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, यहीं पे जगह नहीं है। तो अगला कह रहा है कि 10 के घात को सार्थक अंक में शामिल नहीं करते। मतलब यहाँ पे 5 × 10⁵ है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या को, इसको तो हम सार्थक अंक नहीं लेंगे, 10 का घात है तो मतलब सार्थक अंकों की संख्या कोई पूछ दे तो सॉरी क्या कहेंगे, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 1 ही हैं, ऐसी बात है। अगला कह रहा है मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों की संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ पे अगर 25 लिख दिया गया है, 25 मीटर, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। अब वही अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया गया, 2500 सेंटीमीटर लिख दिया गया, तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होंगी? यहाँ पे भी सार्थक अंकों की संख्या 2 ही होगा। भले ही यहाँ पे ये कह रहा था ना, यहाँ पे चौथे नियम ये कंफ्यूज होते हैं, कह रहा है यहाँ पे नियम भी ये कह रहा है कि दूसरी तरफ सभी शून्य जो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर हो सार्थक अंक होंगे यदि वे मापन में हो। मतलब सभी शून्य जो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर हो वो मापन में होंगे, यदि मापन में होंगे वो सार्थक अंक होंगे। तो मापन में है कि नहीं है? सेंटीमीटर है तो मापन में है, तो 4 होने चाहिए, पर 2 ही लिखा। क्यों लिखे? क्योंकि मीटर को ही सेंटीमीटर में बदला गया है। तो वही कह रहा है कि मात्रक बदल जाने पर, मीटर को सेंटीमीटर में बदल जाने पर सार्थक अंकों की संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सब आपको याद रखना है दोस्त। एक बार में पूरा आपको डिटेल में अगर 70-80% समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। 1-2 बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए, सब समझ में आएंगे, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट। चलिए, थक गए भैया। अगला आता है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर बताइए। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। देखिए, मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक में मैं अंतर बता दूं तो जो मूल मात्रक को हमने बताया है, ऐसे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहते, उसे हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक का मतलब ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों पर ही निर्भर होते हैं, उसी को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया है कि वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। अब मूल मात्रक कितने बताए थे? हमने कहा था ना, मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है और मूल राशियां भी 7 होती हैं। अगला कह रहा है इन्हें सीधे माप कर ज्ञात किया जा सकता है। इन्हें सीधे ही हम माप कर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लंबाई है, उसको मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है। पदार्थों की मात्रा को, ज्योति तीव्रता को कैंडिला से मापते हैं, पदार्थों की मात्रा को मोल से मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर से मापते हैं। तो ये सब हमने बताया है। और फिर से लिखा गया मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं, सीधे माप से प्राप्त होते हैं। सीधे हम माप सकते हैं दोस्त, मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं और सीधे माप से प्राप्त होते हैं। वही बात यहाँ पे दोहरा दिया गया है। चलिए, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? वे मात्रक जो मूल मात्रक, मतलब इस पर व्युत्पन्न मात्रक किस पर निर्भर होगा? मूल मात्रक पर निर्भर होगा। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की गणितीय सूत्रों के माध्यम से बनाए जाते हैं, ठीक है ना, उसे मूल मात्रक कहते हैं। या सिंपल से कह दीजिए, वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। फिर लिखा गया इन्हें सीधे मापा नहीं जा सकता
केवल मौलिक मात्रक, मौलिक मतलब मूल मात्रकों से निकाला जा सकता है। सीधे हम नहीं ज्ञात कर सकते व्युत्पन्न मात्रक को, बल्कि ज्ञात करने के लिए मूल मात्रक या मौलिक मात्रकों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं, गणितीय रूप में बनाए जाते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, गति है। अब मान लेते हैं क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल का अगर हमें व्युत्पन्न मात्रक निकालना है तो क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब ये बताइए लंबाई को हम किससे मापते हैं? लंबाई को मीटर से मापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर से मापते हैं। तो ये हमारा मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये जो मीटर स्क्वायर आया ये तो व्युत्पन्न मात्रक है। मीटर स्क्वायर आया तो ये व्युत्पन्न मात्रक है कि नहीं? बिल्कुल है। परंतु मीटर स्क्वायर किससे आया? मीटर से आया ना। और ये मीटर क्या है? ये मूल मात्रक ही तो है, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो मीटर की आवश्यकता, मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी? व्युत्पन्न मात्रक के लिए पड़ा ना। तो व्युत्पन्न मात्रक को ज्ञात करने के लिए हमें मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आयतन है तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, मीटर गुणे मीटर और गुणे मीटर इक्वल टू मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब तो व्युत्पन्न मात्रक है, परंतु ये सभी मीटर क्या है? ये हमारा व्युत्पन्न क्या है? मात्रक है। तो इस तरीके से गति का सभी का निकाल सकते हैं, आप समझ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाय रे गर्मी, बाप रे, पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ ना, मतलब ख़त्म है। ठीक है, दिमाग पूरी तरीके से अब काम नहीं कर रहा है। इतनी गर्मी है ना, इतनी कि बता नहीं सकते हैं। और लगातार कंसिस्टेंट चिल्लाना बोलना, पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्त, ऐसे ही नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, सिखाने में बहुत मेहनत लगता है। और ख़ासकर मैं हर चीज़ों को मुझे जब तक अंदर से विश्वास नहीं होता कि आप समझ लिए हैं तब तक मैं सिखाता रहता हूँ। अगला आता है मापन की आवश्यकताएं क्यों होती हैं। मापन की मेज़र करने की आवश्यकता क्यों होती है हमें? तो ये बताइए, अगर हमें कोई सामान की ज़रूरत है तो हम किस तरीके से लेंगे? तो ज़रूरत के लिए सामानों को तुलना आदान प्रदान करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ी। तो वही चीज़ें हैं, अभी हम बता देते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से। मापन की आवश्यकताएं, इसकी निम्नलिखित आवश्यकताएं पड़ी। सबसे पहली बात, वस्तुओं का सटीक जानकारी पाने के लिए, वस्तु कितने हैं उसकी सटीक जानकारी हमें पता करने के लिए सबसे बड़ी मापन की आवश्यकता पड़ी। तुलना और मापन के लिए आवश्यकता पड़ा। तुलना हम कर सकते हैं, मान लीजिए अब कोई कह दिया कि भैया आलू 1 केजी ले लीजिए, 1 केजी सोना दे दीजिए, तो आप देंगे जी? नहीं देंगे। तो वही किया जा रहा है, तुलना भी और मापन के लिए भी किया जाता है। वैज्ञानिक प्रयोगों का सही परिमाण के लिए भी किया जाता है। रोजमर्रा के जीवन और व्यापार के उपयोग में भी किया जाता है। वही हमने आलू सोना वाला कह दिया, ठीक है ना। हालांकि ये आलू सोना वाला आपने सुना भी होगा कि मोदी जी कहे हैं, और राहुल गांधी जी जो हैं उनको मतलब व्हाट्सएप पर ऐसा चला दिया गया कि ऐसे कि राहुल गांधी ने कहा है कि इस तरीके से आलू डालो, उधर से सोना निकालो, बल्कि कहे थे मोदी जी। तो ये रणनीति है सब कुछ, ठीक है, जिसमें राहुल गांधी को फंसा दिया गया था उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ें होती है दोस्त, राजनीति में कुछ भी संभव है। तो हालांकि वो टॉपिक नहीं है, बट ऐसे ही आ गया दिमाग में तो बता दिया हमने। त्रुटियों को कम करने और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 1-2 बार पढ़िएगा, बस याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2-3 भी याद कर ले तो बहुत है। जैसे वस्तुओं की सटीक जानकारी हमें पता चल जाती है, तुलना करेंगे तब कि 2 किलो है 3 किलो है। तुलना और मापन के लिए रोजमर्रा के जो जीवन में और व्यापारी उपयोगों में कि आलू खरीद रहे हैं, चीनी खरीद रहे हैं, तो वो कितने खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, इन सभी चीज़ों में इसका उपयोग पड़ता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर रहने देता हूँ, ठीक है। ये हमने पढ़ ही लिया है, ये भी न्यूमेरिकल हमने पढ़ लिया है। एक हम यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल ये हम आपको दे देते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है वस्तु का द्रव्यमान इतना किलोग्राम है, आयतन इतना है, तो घनत्व बताइए। तो घनत्व का इतना आप जानते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है? तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये बताइए अब लगा देंगे कि नहीं? द्रव्यमान का मान यहाँ पे दिया है, आयतन का मान यहाँ पे दिया है, मतलब 2.5/0.5। अब भाग दे दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 0 मतलब 5 × 25, 0 कहाँ, 5 बार में ये चला जाएगा। तो 5 बार में ये किलो
मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 kg। समझ में आया ना, मतलब डायरेक्ट हमने किया है, अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा। ठीक है, एक आपको होमवर्क में दे दे रहा हूँ यहाँ पे कि बीमीय सूत्र निकालना सीखिए, ये आपका कार्य है, क्योंकि बीमीय सूत्र निकालना अगर मैं सिखाऊंगा तो कम से कम 30 से 40 मिनट, 35 मिनट, 25 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो इसके लिए हमने पर्सनली वीडियो बना दिया है, वहाँ से आप पढ़ाई कीजिए। कैसे करेंगे दोस्त, तो आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे, बीमीय सूत्र निकालना सीखिए ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कीजिए, वीडियो हमारी मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज मैं 2 ही 3 चीज़ें कहूँगा जिसको आप कर देते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है दोस्त, कोई भी बात नहीं है, बट कर देंगे तो मुझे खुशी होगी। क्या कर सकते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब आपको केमिस्ट्री पर 1 चैप्टर का वीडियो चाहिए, 1 शॉट इंपॉर्टेंट का, या फिजिक्स का ही चैप्टर 2 का वीडियो चाहिए, जैसा आप कमेंट करेंगे वैसे हम लाएंगे। दूसरी बात, वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल पे अभी तक आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उतना ही कर देंगे, बहुत है दोस्त। और अपने सभी दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए और कहिए कि यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो गया है फ्री में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, तो ज्वाइन होकर यहाँ से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।